क्वेश्चन लिखें जी, एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, या हेबलर ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, इस तरह भी वो पूछ सकता है। एक्सप्लेन हेबलर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपने याद रखना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तीन तरह की होती है। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन देनी है आपने। अब इसकी टाइप्स, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरे नंबर पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरे नंबर पे डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये देखें, इधर मैं पहले आपको समझा देता हूँ। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? एक तरफ एक्स है, एक तरफ वाई है। अब ये देखें 10 और इसके फर्ज कर लें 100। एक्स का एक एडिशनल यूनिट हमने पैदा करना है, 10 से 11 करने हैं, तो वाई के हमें यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। फर्ज कर लो इसके आप 5 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका फिर एक एडिशनल यूनिट पैदा करना है, इसके आपने फिर 5 सेक्रीफाइस कर लिए, इसका फिर एक एडिशनल यूनिट पैदा करना है, इसके 5 फिर सेक्रीफाइस करने की रेशो कांस्टेंट है। ये देखिए 5 का गैप है, 5 5। तो मैं लग रही है बात, जी सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसी केस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में पीपीसी की शेप क्या हो जाती है, और ट्रेड को हम किस तरीके से दिखाएंगे, गेन फ्रॉम ट्रेड कैसे होगा, यही सारी बातें हमने। इसके आगे आप बना लें इसका स्केड्यूल, एक्स वाई 100। एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए 10 सेक्रीफाइस किए, इसका एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए 10 सेक्रीफाइस किए, 10 सेक्रीफाइस किए, और 10 सेक्रीफाइस किए। इसको जब आप प्लॉट करेंगे, इस तरफ एक्स कमोडिटी ले लें, इस तरफ वाई, और यहाँ पे एक्स पे एक एक का गैप ले लें। स्केल को देखते हुए आपने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 10 का गैप। किसी स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करना हो ना, तो ये डिजाइन लगा देते हैं हम। 60 से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 70 80 90 100। समझे बात? 1 पे वाई 100 है, ये 100 और ये 1, ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा जी 90 पे 2 है, ये 2, और ये 90 80 पे 3 है। इसी तरह इन पैटर्न को अगर आप मिलाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। यहाँ पे कर्व टाइप लग रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी इस तरह करके। समझे बात? इसको आपने ये साथ मिला दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ भी मिला दें, ये इसके साथ भी मिला दें, ये आपका पीपीसी है। आगे अजम्पशन है इसकी। वेरी गुड जी। सैयद अली रजा नकवी साहब की स्पीटें हैं आज तो। जेहन में रखनी है, एक नेशन हमने फर्ज कर लिया नेशन ए है, इसे आप कह दें नेशन ए, और यहाँ पे नेशन बी बनाने लगे। इन दोनों का पीपीसी, उनमें फर्क क्या आएगा? इस तरफ एक्स कमोडिटी लेनी है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी। नेशन ए हमने अज्यूम किया कि वो स्पेशलाइजेशन रखेगी एक्स में, अजम्पशन में लिखा था हमने। वो देखें दूसरी अजम्पशन में लिखवाया होगा मैंने, ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है एक्स में। तो इसका मतलब है ये नेशन अपने तमाम रिसोर्सेज लगा के एक्स ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, वाई कम कर सकती है। तो इसका जो पीपीसी बनेगा वाई की तरफ कम होगा और एक्स की तरफ ज्यादा होगा, कुछ इस तरह का ही होगा। ये देखें सबसे पहले तो पीपीसी समझे, ये पीपीसी है। पीपीसी होता क्या है, इसकी मैं पहले डेफिनेशन आपको लिखवा दूं। अपने रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज करने के बाद ये मैक्सिमम एक्स कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं और वाई कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कर्व जो दिखाएगी उसे बोलेंगे पीपीसी। समझे बात? और ये कर्व देख के आप इसको अगर क्वांटिफाई भी करना चाहें, तो ये एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, यूं समझ लें कि 200 यूनिट एक्स के और 80 यूनिट वाई के। अपने तमाम रिसोर्सेज अगर ये नेशन वाई पे लगाती है, तो वाई की मैक्सिमम प्रोडक्शन 80 तक जाएगी इसकी, क्योंकि वो इसकी फेवरेट कमोडिटी नहीं है। इसके मुल्क के हालात या इसके रिसोर्सेज रॉ मटेरियल वेदर कंडीशन में वाई बनाने के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, वाई को छोड़ के अगर ये एक्स की प्रोडक्शन करें, तो एक्स की प्रोडक्शन 200 तक लेके जा सकते हैं या कर सकते हैं। अब नेशन बी ये स्पेशलाइजेशन रखती है वाई में, इसके जो हालात है वो ज्यादा सूटेबल है
वाई को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका पीपीसी फिर इस तरह का बनेगा। आप समझ लगी बात मेरे ख्याल से। जी सर। उससे ज्यादा सूटेबल है वाई को प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, तो ये पीपीसी देख के हमें आइडिया हो जाता है कि ये नेशन की फेवरेट कमोडिटी कौन सी है, ये एक्स बनाने के लिए ज्यादा सूटेबल है या वाई बनाने के लिए ज्यादा सूटेबल है। समझे बात। अब आपने इनकी कर लेनी है एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि ये नेशन का इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये कंज्यूम कर रही है 40 यूनिट वाई के और 40 यूनिट एक्स के। ये ई फॉर इक्विलिब्रियम। अब ये 40 वाई के और 40 एक्स के कंज्यूम कर रही है, कंज्यूम एंड प्रोड्यूस दोनों कर रही है। ट्रेड अगर नहीं होती तो इस नेशन को एक्स की भी जरूरत है, वाई की भी है। तो अगर ट्रेड नहीं है तो वाई भी इस बेचारी को खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ रहा है और एक्स भी खुद ही। तो ये इस सिनेरियो पे होगी 40-40 पे, और इसी तरह नेशन बी वो होगी ई डैश पे। तो ये भी हम फर्ज कर लेते हैं 40 इसके और 40 इसके कंज्यूम एंड प्रोड्यूस कर रहा है। यही बात आगे मैं एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ। यहाँ तक ही आज आपको मैंने काम करवाना है। यहाँ तक बातें जरा डिटेल में समझ के आइएगा, याद रख के आइएगा पीपीसी किसे कहते हैं और ये इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, ये जो मैंने ई पॉइंट पे ये गोल सा बनाया है, इसे क्या कहते हैं बोला। सी आई सी। ये सी आई सी इंडिफरेंस कर्व का नाम सुना है आप में से किसी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। डिफरेंट को सुना हुआ है। हाँ, इंडिफरेंस कर्व एक इंडिविजुअल का होता है और सी आई सी है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, ये पूरे मुल्क का होता है। तो जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो जाए पीपीसी के, तो वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे ई पॉइंट मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को शो कर रहा है। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन का मतलब है ट्रेड अभी अलाउ नहीं हुई, ट्रेड के बगैर ये डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम पे दोनों नेशन अपने अपने किस पॉइंट पे हैं। समझे बात। इसका एक और नाम है अटार्की पॉइंट। अटार्की पॉइंट को बोलते हैं बिफोर ट्रेड पॉइंट। अभी तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ना शो की, दोनों नेशंस की अपनी अपनी कहानी है। पहला नेशन ई पे है, वो भी 40-40 प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहा है। दूसरा बी पे है, ई डैश पे है, वो भी 40-40 कंज्यूम एंड प्रोड्यूस कर रहा है। ट्रेड होगी, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, गेन फ्रॉम ट्रेड कैसे होगा, ये फिर अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज इतने रखें, इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता होना चाहिए आपको। एक यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए वाई के ज्यादा से ज्यादा यूनिट फोरगो कर रहे हैं आप हर टाइम, इसे इंक्रीजिंग बोलेंगे। व्हेन, अब यहाँ पे ये देखें जी, एक्स वाई, एक्स का एक यूनिट, वाई के 20, एक्स का एक एडिशनल यूनिट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वाई के कम करना पड़ेंगे। तो आपने कम करके 18 पे 2 यूनिट कम कर दिए, एम आर टी एस, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है 2। अब आपने इधर एक एडिशनल यूनिट बनाना है एक्स का, तो उसके लिए वाई आपका पहुंच गया 14 पे। अब कितने आपने सेक्रीफाइस किए, 4। एडिशनल यूनिट बनाने के लिए 9 पे, अब आपने 5 सेक्रीफाइस किए। एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आप पहुंच जाते हैं जी 2 पे, 7 यूनिट सेक्रीफाइस की। तो ये यूनिट सेक्रीफाइस करने की रेशो इंक्रीज होती जा रही है ना, इसीलिए इसे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और इस केस में जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो पीपीसी इस तरह का बनेगा, चेक कर लीजिएगा आप। इस तरफ वाई कमोडिटी रखें, इस तरफ एक्स कमोडिटी रखें। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लें आप शुरू। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने आपको कुछ assumptions लिखवाई थी। जी सर, आई थिंक लिखवाई थी। हाँ, तो वही assumptions सेम इधर भी चलेंगी। ये डायग्राम बनाने के बाद आगे आपने लिखनी है assumptions। ये ऐसे लेंथ ज्यादा करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाएगी। ये चीजें एक्सप्लेन करने के बाद अब आप हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम ऑफ नेशन। ये बिफोर ट्रेड इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाने लगा। एक नेशन वन की बना लेंगे और एक बना लेंगे नेशन टू की।
एक्स एक्सिस में एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी। नेशन वन का पीपीसी इस तरह का होता है और नेशन टू का पीपीसी इस तरह का होता है। ठीक है, ये पीपीसी देख के पता चलता है कि एक नेशन की फेवरेट एक्स कमोडिटी है, एक नेशन की फेवरेट वाई कमोडिटी है। अपने वो पूरे रिसोर्सेज लगाए तो एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है, दूसरा नेशन वाई ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब बिफोर ट्रेड, अभी ट्रेड ओपन नहीं हुई, तो इस नेशन ए को एक्स और वाई दोनों की डिमांड है, मतलब चाहिए तो सरवाइव करने के लिए इसको दोनों कमोडिटीज। इस वजह से इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे है E1 पे, और E1 पे ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, ये आपने लाजमी बनाना है। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये हुआ कि ये नेशन कंज्यूम E1 पॉइंट पे कर रहा है, कंज्यूम एंड प्रोड्यूस दोनों ही। CIC ये बताएगा कंजम्पशन, और साथ अगर आप ये एक लाइन लगा देंगे, प्राइस लाइन इसे समझ लें या टर्म ऑफ ट्रेड की लाइन, ये भी टेंजेंट होगी इसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है प्रोड्यूस भी इसी पॉइंट पे कर रहा है। इसे PB=1 कह दें। ये आप सही करके लाइन जरा बना लीजिएगा, सिर्फ इस पॉइंट पे टेंजेंट होनी चाहिए, ये तो इतने ज्यादा सेगमेंट पे टेंजेंट हो रही है ना, तो आपने ठीक करके बना लेनी, एक पॉइंट को टच करके जानी चाहिए। समझ लग रही है बात? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे आप अज्यूम कर लें कि 50 वाई के और 50 एक्स की कंज्यूम एंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर तो ट्रेड नहीं हो रही। इसी तरह यहाँ पे नेशन टू E2 पे इक्विलिब्रियम पे है, जहाँ पे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ये टेंजेंट हो रहा है, और इधर ही आपने एक प्राइस लाइन भी गुजार देनी है। इस प्राइस लाइन को टर्म ऑफ ट्रेड लाइन भी कहते हैं। इसे आप PP- बोल दें =1। यहाँ पे आप इसको कुछ भी वैल्यूज दे दें, लाइक 40 इसके और 50 इसके। कंज्यूमर अपनी अपनी डिमांड का हिसाब है ना, वैल्यूज आप सेम भी रख सकते हैं, लेकिन दो नेशंस की पॉपुलेशन डिफरेंट होती है और इस वजह से उनकी डिमांड में फर्क आता है, तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा फर्क कर दिया। इसे बहरहाल अगर सेम भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अब ट्रेड अगर नहीं होती, ये दोनों अपने अपने नेशन में इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन भी से कहते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने कर लेनी है कोई आधे पेज की। इसमें यही बताना कि नेशन वन देख के, उसका पीपीसी देख के हमें पता चल रहा है कि वो लेबर अबंडेंट नेशन है, और नेशन टू का पीपीसी देख के हमें आइडिया हो रहा है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है। इसीलिए नेशन वन एक्स को प्रेफर कर रहा है और नेशन टू उसके रिसोर्सेज वो वाई बनाने के लिए प्रेफर किए जा रहे हैं। अब अगर तो ट्रेड नहीं होती, इन दोनों की डिमांड E1 और E2 पे है, जहां पे वो कंज्यूम और प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेडिंग दें जी आफ्टर ट्रेड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आपने ये समझ लेना है, ये मैं इसको कर देता हूँ आफ्टर ट्रेड। आफ्टर ट्रेड की हेडिंग देके ना यहाँ तक की डायग्राम दोबारा बनाएं फटाफट, फिर मुझे बताएं, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। हमने अजम्पशन में लिखा था इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, ये नेशन ए है, इसने स्पेशलाइजेशन करके ये पहुंच जाएगी जी यहाँ पे कहीं पे। अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होती, इसने इधर पहुंचना था, मैक्सिमम एक्स प्रोड्यूस करना था, वाई जीरो कर देना था। लेकिन इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि एक्स प्रोड्यूस करे और कम से कम वाई प्रोड्यूस करे। यहाँ पे फर्ज कर लें 120 इसने एक्स के यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और 20 इसने वाई के प्रोड्यूस किए हैं, और ये पहुंच गई है इस बी पॉइंट पे। इसी तरह ये नेशन किस में स्पेशलाइजेशन करेगी? तो और ये वाई में करेगी। जी इधर पहुंच जाएगी, इसे B- कह दें, और यहाँ पे आप कह दें कि ये 110 इसके बना रही है और 20 इसके बना रही है। तो यहाँ से इन दोनों की ये टर्म ऑफ ट्रेड की लाइन गुजरेगी, जो B और B' पॉइंट से टेंजेंट होगी, इसकी ये आ गई और इसकी ये आ गई, ये। यहाँ पे ये नेशन इस बी पॉइंट से मूव करके पहुंच जाएगा इस E1' पॉइंट पे, और E1' में ये आपने इस तरीके से दिखाना है, ये यहाँ पे आ गया E1' जिसमें एक्स की कंजम्पशन ज्यादा हो गई है, पहले 50 थी और अब ये हो गई है 70 पे, और वाई की कंजम्पशन भी ट्रेड से पहले का पॉइंट उसमें 50 थी और बाद में ज्यादा हो गई है, तो ये वाई की कंजम्पशन में इजाफा हुआ। तो ये पोर्शन गेन फ्रॉम ट्रेड है नेशन वन का। समझ लग रही है बात?
जी सर। 120 में से 70 पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसने 50 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए। 120 में से 50 माइनस करें, हाँ जरा, कितने, 70 बनता है ना। जी सर। तो 50 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए। तो जब 50 एक्सपोर्ट किए हैं तो इसको वाई के 50 यूनिट मिलेंगे। तो इस 20 में 50 ऐड किए, ये 70 हो जाएंगे। तो 50 इसकी इंपोर्ट है। इंपोर्ट को एम से दिखाते हैं, एक्सपोर्ट को एक्स से दिखाते हैं। अब इधर क्या हुआ जी, 110 ये बना रहा था और ये पहुंच गया इस पॉइंट पे, E2 डैश पे, ये पॉइंट जहां पे ये पहले 40 कर रहा था वाई के, और अब ये कर रहा है 80, यूं समझ लें। तो इसने कितने एक्सपोर्ट किए, ये प्रोड्यूस कर रहा था, इसने एक्सपोर्ट कितने यूनिट सर किए, जो 30। 80 पे पहुंचा, 30 किए ना। तो 30 एक्सपोर्ट करेगा तो 30 ही इसको एक्स के मिलेंगे। ये इसको, ये आप कर लो, 120 ही कर दो इसको भी। 120 से ये आ गया 80 पे, और इसको 40 इधर से ऐड हो जाएंगे, तो ये पहुंच जाएगा जी, 20 में 40 ऐड किए 60 पे। तो ये इसका गेन फ्रॉम ट्रेड है, ये सारा पोर्शन। तो यहां से हमें फिर पता चला कि गेन फ्रॉम ट्रेड दोनों नेशन का होता है, जैसे ही इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ट्रेड ओपन हो जाती है। ओके। ठीक है सर। हाँ, ये आपने इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंप्लीट टॉपिक करके आना, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें आपने आ जाना है पीपीसी, इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट में ये देखें, ये शेप बन गई नेशन वन नेशन टू की। उसके बाद MRTS को थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, रीजन क्या होती है इंक्रीजिंग की, ये सिर्फ रीड कर लीजिएगा इनको। कम्युनिटी डिफरेंस कर्व क्या होता है, ये लिखा हुआ है। और ये उनकी डायग्राम आ गई है, MRS, ये उसकी स्लोप को बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन, ये आपको मैंने बना दिया था, ये जिसे बिफोर ट्रेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक नेशन इस ए पॉइंट पे है, दूसरा ए डैश पे है। जब ट्रेड होगी तो दोनों स्पेशलाइजेशन करेंगे, और स्पेशलाइजेशन करने के बाद इनको गेन फ्रॉम ट्रेड होगा, और ये आ जाएगी नई डायग्राम। ओके, समझे बात। जी सर। तो यहाँ तक आपका काम है। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि जो दो यूनिट्स के दरमियान सेक्रीफाइस रेशो है, वो हर टाइम डिक्रीज होती जाएगी। एक्स का एडिशनल यूनिट बनाने के लिए वाई के पहले आपने एक क्वांटिटी में यूनिट सेक्रीफाइस किए, अगली टाइम उससे कम, अगले टाइम उससे कम सेक्रीफाइस करेंगे। तो सेक्रीफाइस करने की रेशो डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे में उसे फिर हम क्या बोलेंगे बोला, एक्स वाई। वन, यहाँ पे आप समझ लो कि 20। टू, यहाँ पे आप कह दो जी 14। थ्री, 10। फोर, 8, 5, 9। तो MRTP या TS जो भी होता है, ये क्या बना जी, पहले कितने यूनिट आपने सेक्रीफाइस किए, 20 और 14 के दरमियान कितना गैप है। 6 का। और नेक्स्ट टाइम 4, फिर 2, फिर 1, ये डिमिनिश होते जा रहे हैं। सेक्रीफाइस करने की रेशियो कम होती जा रही है, इसलिए इसे डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। और एक्स वाई, आप इसको जब प्लॉट करेंगे तो चेक कर लीजिएगा, इसकी शेप ये बनेगी। ओके, हो गया। जी सर। यहाँ तक लिख लें जल्दी से, फिर मैं ये अरेज कर दूं। इसके आगे आपने वही काम करना है पहले आप जो कर चुके हैं, डेफिनेशन लिखनी है। एक तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और उसकी स्लोप ये बताएं, एक प्राइस लाइन और इसकी स्लोप ये बताएं, और अजम्पशन इसमें लिख दें। उसके बाद बिफोर ट्रेड डायग्राम आपने बनाया, बिफोर ट्रेड दो नेशंस की डायग्राम किस तरीके से बनेगी। ये नेशन वन की, ये नेशन टू की।
और फर्ज कर लेते हैं नेशन 1 इस ए पॉइंट पे है और नेशन 2 इस बी पॉइंट पे है। ये बिफोर ट्रेड इक्विलिब्रियम हो गया, इसे इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन भी बोलते हैं। समझे बात? सर। और इसी पॉइंट पे ये आपका टर्म ऑफ ट्रेड लाइन ये टेंजेंट होनी चाहिए, यूं करके बता दें, ये पॉइंट को टच करेगी और ये इधर आनी चाहिए। आफ्टर ट्रेड की हेडिंग दें, इसमें कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगी, इनकम्प्लीट नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब है नेशन 1 ने स्पेशलाइजेशन करनी है एक्स में और वो पहुंच जाएगा इस बी पॉइंट पे। बी तो इधर हमने नाम दे दिया हुआ है, इसे आप ए डैश कह दें। और नेशन 2 जो सा ये पहुंच जाएगा बी डैश पॉइंट पे। उसके बाद ये दोनों करेंगे यूनिट एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। तो कहानी जो नई बनेगी, ये पहुंच जाएगा जी ए से E1 पॉइंट पे, जहाँ पे कम्युनिटी डिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है। और दूसरा नेशन ये पहुंच जाएगा E2 पॉइंट पे, CIC2 टेंजेंट हो रहा है। तो दोनों को गेन फ्रॉम ट्रेड हुआ। बी पॉइंट पे वाई इतना था, E2 पे वाई इतना हो गया, एक्स इतना था, एक्स इतना हो गया। ये एक्स कमोडिटी में गेन है, ये वाई में गेन है। इसी तरह ए पॉइंट का भी आप बता सकते हैं, एक्स इतना और वाई इतना ले रहे थे नेशन, आफ्टर ट्रेड एक्स में ये इजाफा हो गया, वाई में ये इजाफा हो गया। तो दोनों का गेन फ्रॉम ट्रेड हो गया। ओके।